दिल्ली में जो अपने हक सच की लड़ाई लड़ रहे मेरे किसान भाई बहनों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। और आज पहले भी हम अहम तथ्यों पे बात करते आए हैं और आज भी हम कुछ अहम तथ्यों पे बात करेंगे। टॉपिक होगा हमारा कि 3 जो बिल हमारी बेहुदा सरकार ने जो 3 बिल किसानों के विरोध में जो पास किए हैं, जो एक षड्यंत्र रचा है कि किस प्रकार इन किसानों की ज़मीनों को हथियाया जाए, इनको अपने वश में किया जाए। तो उसी तीनों बिलों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम छोटी सी बात करते हैं। लगभग 30-35 दिन दिल्ली में बैठा हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले आया हूँ, दोबारा फिर जाना है। तो खेत में आए थे, बैठे तो सोचा कि कुछ अहम तथ्यों पे बात की जाए। तो सर्वप्रथम मैं एक बात करूँगा कि जैसे बिहार में इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और बिहार में जो हमारे 2-2.5 एकड़ वाले किसान भाई थे, उनको अपने शिकंजे में लेकर उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया। वहाँ से वो अपनी खेती छोड़ गए। वो जो बिहार में जो हमारे किसान भाई थे, 2-2.5 एकड़ ज़मीन वाले जो छोटे किसान थे, उनको इन लोगों ने मजबूर कर दिया बिहार छोड़ने पर। और वो पलायन करके बेचारे पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में, इन 3 स्टेटों में आके अपना गुजारा करने पर उनको मजबूर कर दिया गया। यही चीज़ चाहते थे ये सरकार, जो गंदी सरकार मैंने भी वोट दिया है, मोदी को मैंने भी वोट दिया था। लेकिन आज मेरा हक बनता है कि मैं उससे सवाल करूं, इन 3 बिलों के बारे में मैं भी उसका विरोध करूं। अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनका पालन करूंगा, नहीं तो मेरा हक बनता है कि मैं विरोध करूं। क्योंकि इसने ये सोचा कि जैसे बिहार में लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा अनपढ़ थे, साक्षर नहीं थे लोग, तो इसने उनको जाल में फंसाकर जो उनको बेचारों को धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। तो इस केंद्र की मोदी सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना पंजाब के जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, उनको इस जाल में फंसाकर उनकी ज़मीनें हड़पने का जो प्लान तैयार किया था इन्होंने, उस पर मिट्टी क्यों फिरी। क्योंकि आज पंजाब में जितना भी किसान है वो पढ़ा लिखा किसान है, वो मार खाने वाला किसान नहीं है। इतिहास उठाकर अगर आप देखोगे तो पीछे इतिहास में जितनी भी यानी कि सबसे ज़्यादा जो शहीदियाँ दी हैं वो पंजाब ने दी हैं। और पंजाब हर एक यानी कि हक सच की लड़ाई के लिए मोहरी रहा है, आगे रहा है। और ये इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था वो इनका फेल हो गया। इन्होंने बड़े हथकंडे अपनाए, बहुत ही हथकंडे अपनाए। इन लोगों को भी यहाँ से ये धरना प्रदर्शन ना करें, ये हक सच की लड़ाई ना लड़ें, ये यहाँ से भाग जाएं। दोस्तों, मैं कुछ बातें करूँगा। बात ये करूँगा कि जब हम दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे हम बैठे थे तो वहाँ कुछ हमारे कुछ रिपोर्टर आते थे, और रिपोर्टर आते थे, अब भी आ रहे हैं, वो अब भी वहाँ आ रहे हैं। तो जितनी बुद्धि थी, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी है, तो हमारा भी हक बनता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या प्लान है इनका, क्या सरकार को ये जाके बताते हैं। तो वहाँ कुछ बॉम्बे के नाम बोल के 3 लड़के और 1 लड़की आती थी। तो हमारी जो ट्राली खड़ी थी टिकरी बॉर्डर 220 नंबर पोल के दूसरी तरफ, वो लड़के बेचारे कुछ 10वीं पास थे, वो थोड़े से जानकार नहीं थे ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वो लड़की और वो उनसे पूछा गया, मुझे मेरे जो भाई था उसने आवाज़ लगा ली कि ऐसा ऐसा करके मीडिया से बॉम्बे से आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो फिल्म बना रहे हैं वो, तो आप आइए थोड़ा। तो मैं चला गया, मैंने उनसे वार्तालाप किया। तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम वैसे आए। तो ये जाल होता है इनका, कैसे होता है, उनसे उल्टा सवाल पूछ के उल्टा जवाब। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर एक बेचारा जो है, कोई किसी की बुद्धि नहीं होती है कि वो तीनों कानूनों को भी पढ़ा नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पता होता है भी ये चीज़। हाँ, कोई फालतू लोग तो वहाँ बैठे नहीं हैं, समझदार लोग बैठे हैं। ऐसे विरोध करने का किसी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये बिल गलत हैं तभी इतनी जनता और इतने स्टेटों से लोग आके वहाँ बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने 3-4 सवाल पूछे, मुझे उन पर डाउट हुआ। उन्होंने सवाल पूछे और सवालों में उन्होंने उलझाना चाहा। क्यों? क्योंकि वो लोग इसीलिए छोड़े होते हैं सरकार के कि वो लोग एक ऐसे लोगों को पकड़े जिनको कुछ जानकारी नहीं होती है। और वो जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग जो बेचारे नहीं जान पाते, इस विषय में सवाल का जवाब नहीं दे पाते, वो उनके जाल में फंस जाते हैं।
उनके जाल में फंस जाते हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्री बना के ले जाते हैं वो सरकार को दिखाते हैं। सरकार को जाके ये कहते हैं कि ये देखो जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं उनको इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं है, उनको बरगला के लाया गया है, उनको पैसे दे के लाया गया है। तो उनको जब मैंने सवाल किया कि आप अपना फ़ोन नंबर दो, मेरे पास मेरी ट्राली में चल के मेरा इंटरव्यू लो, तो वो लोग कहने लगे कि नहीं कोई बात नहीं। फ़ोन नंबर देने से पहले मना कर दिया। पहले बोल रहे थे कि हम बॉम्बे से आए हैं, हम डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, बाद में वो मुकर गए, कहते नहीं भाई साहब हम दिल्ली से हैं। तो ऐसे लोग बहुत से वहाँ छोड़े हुए हैं। इन लोगों से जो हमारा जो विरोध है वो एक सच्चाई का विरोध है। हम कोई फालतू वहाँ नहीं बैठे हैं, हक सच की लड़ाई के लिए वहाँ बैठे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और हमारा ये मूल कर्तव्य है कि अगर कोई गलत होता है तो गलत का विरोध करना हमारा कर्तव्य है। हमें ये अभिव्यक्ति की आज़ादी किसे कहते हैं, यही आज़ादी है। सोशल मीडिया पर हम अपना अभिव्यक्ति यानी कि हम अपना सवाल डाल सकते हैं, अगर हमें कोई गलत चीज़ लगती है उसका हम विरोध कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसे कहते हैं। तो हम क्यों झुकें? जब आज समाज पढ़ा लिखा है, साक्षर है, तो वो पढ़ के क्यों किसी के आगे झुकेगा? चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो जिला कलेक्टर है, जो कोई भी A to Z, क्यों झुकेगा वो? सवाल पूछना उसका कर्तव्य है और वो पूछ सकता, उसका जवाब मांगना उसका हक है। तो दोस्तों आज हम 3 कानूनों के बारे में थोड़ा सा मैंने लिटरेचर लिखा है, जितना बुद्धि काम करती है। जो नए 3 कानून, खेती कानून, गौर से ध्यान देना दोस्तों, जो 3 कानून पास किए हैं उसमें जो हमारी सरकार है वो क्या कहना चाहती है और जो सच्चाई है वो क्या है। मैं रिपीटेशन करूंगा कि जो सरकार क्या कहती है और सरकार की एवज में जो सच्चाई है वो क्या है। दोस्तों पहला जो कानून है, पहला जो इन्होंने कानून पास किया है उसमें सरकार का क्या कहना है, ध्यान देना। सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए आज़ाद है, वो देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है और मंडियां पहले से ही चल रही हैं उनमें भी बेच सकता है। जो पहले मंडियां चल रही हैं उनमें भी बेच सकता है और जो नई मंडियां उनमें भी बेच सकता है। और इससे क्या है, सरकार ने कहा है कि दोनों मंडियां पुरानी व नई में मुकाबलेबाजी होगी। क्या बात करते हो, क्या बात है जी आपकी, मान गए उस्तादों के उस्ताद। दोनों मंडियों में मुकाबलेबाजी होगी और किसान को उस मुकाबलेबाजी का फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फसल का भाव ज्यादा मिलेगा। अब दोस्तों ध्यान देना, वो कहते हैं कि दोनों मंडियों में अगर मुकाबला होगा तो जो किसान है उसको फायदा होगा, उसका जो फसल का भाव है उसको ज्यादा मिलेगा। सरकार यह भी कह रही है कि जो पहले रेगुलर सरकारी मंडियां चल रही हैं, नए सिस्टम से नया सिस्टम जो है उसको प्रभावित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? एक तरफ तो आप मुकाबलेबाजी करवा रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि उन पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेगेटिव। नया सिस्टम उसको प्रभावित नहीं करेगा। किसान की मर्जी है कि वो किसी भी मंडी में अपनी फसल बेचे, यह सरकार का कहना है। अब इसमें सच्चाई क्या है जानिए। हकीकत जो है वो यह है कि भारत में 86% किसान 5 एकड़ जमीन वाले और 67% किसान 2.5 एकड़ जमीन कम जमीन वाले हैं। किसान की यह परतें ही गहरे आर्थिक संकट का शिकार हैं, क्योंकि जमीन कम है, उसको घर चलाने के लिए मुश्किल से गुजारा होता उसका, क्योंकि उनको आर्थिक तंगी है। कैसे कह सकते हैं कि यह किसान, छोटे किसान जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, वो दूसरी मंडियों में जाकर अपनी फसल बेच पाएंगे? क्या इसका जवाब दे सकती है सरकार? जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, जिसके पास आर्थिक संकट है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे ले जाके अपनी दूसरी मंडियों में फसल बेचेगा? अगर यह छोटे किसान नई मंडियों में भाग नहीं ले सकते तो यह मंडियां किसके लिए बनाई गई हैं? जवाब दे सकते हो इस बात का? यहीं पे फंसा हुआ है। ये था सरकार का कहना और सच्चाई। अब दूसरा जो बिल है उसमें सरकार का क्या कहना है? इन नई मंडियों में राज्य सरकारों द्वारा कोई नियम लागू नहीं होगा और टैक्स नहीं लगाया जाएगा। राज्य सरकारें केवल जो मौजूदा मंडियां चल रही हैं उन्हें ही नियमित करेंगी। दोस्तों गौर से सुनना, अब सच जो है इसके एवज में सरकार ने तो बोल दिया, अब इसके एवज में जो सच्चाई है वो आपको बताने जा रहा हूं। राज्य सरकारें इन मंडियों में 3% मंडी फीस,
3% पेंडू विकास फंड और 2.5% आड़तिया टैक्स लेती है। कुल मिला के ये 8.5% है। 2020 यानी इस वर्ष जो पिछला बीता हुआ वर्ष है उसके बता रहा हूं, 2020 यानी इस वर्ष चावल पर 155 रुपए और गेहूं पर 164 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स है। इसका अर्थ यह है कि प्राइवेट खरीद पर यह टैक्स न मिलने के कारण चावल और गेहूं की खरीद रुपए में सस्ती होगी। 155 से 164 रुपए प्रति क्विंटल प्राइवेट खरीददारों को शुरुआती तौर पर अगर प्राइवेट मंडियां चावल और गेहूं की खरीद पर 55 से 64 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा अदायगी करती हैं तो भी उनको 100 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा मिलेगा। इन बढ़ी हुई कीमतों को देखकर किसानों का झुकाव प्राइवेट मंडियों की तरफ ज्यादा होगा और धीरे धीरे राज्य की मंडियां कम से कम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य है में गारंटेड तौर पर खत्म हो जाएंगी। जो हमारी वो मंडियां हैं जो पहले चल रही है वो एमएसपी तौर पर वो गारंटेड तौर पे खत्म हो जाएंगी। मुकाबलेबाजी में जब ये हो गया तो वो खत्म तो होंगी। ऐसे हालातों में कुछ समय पश्चात निजी बाजारों में फसल की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा मंडियों में फसल स्टोर करना, तोल, सिलाई और पार्किंग आदि का खर्चा किसानों को झेलना पड़ेगा। जब हमारे पास स्टोर करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं कुछ, हम कहां स्टोर करेंगे? सरकारों ने तो बहुत से बना रखे हैं स्टोर करने के लिए, फसलों को स्टोर करने के लिए उन्होंने बना रखा है। दूसरा जो है इस बिल के तहत, जो दूसरा बिल है, इस बिल के तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू करने की बात की जा रही है। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे तो चावल भिजवाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे, मैं तेरी फसल उठाऊंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस बिल के तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू करने की बात की जा रही है। इसमें कंपनियां इकरारनामे पर खेती करवाने का रास्ता खोलेंगी, सरकार का यह कहना है। दूसरे बिल में समझौते के अनुसार खेती प्रणाली में किसानी को अदा की जाने वाली कीमत खेती उत्पाद की योग्यता, ग्रेड के आधार पर किसान और व्यापारी द्वारा तय किए जाने पर तजवीज है कि अस्थिरता की स्थिति में कम से कम कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। अब इसके एवज में ये सरकार ने ये बोल दिया। अब इसके एवज में जो सच्चाई है वो क्या है? इस बिल में यह नहीं बताया गया कि कम से कम कीमत क्या होगी, सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कम से कम समर्थन मूल्य क्या होगा, एमएसपी क्या होगी, वो इसमें बताया नहीं गया। स्पष्ट तौर पे यानी कि सीधा बोल दिया गया है, छुपा, यानी कि कल को वो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ये छुपने वाली कौन सी बात हो गई भाई? सीधा बताओ भी इतनी उसका एमएसपी इतना होगा, इतने रेट पे हम उठाएंगे, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे वो नरमा है, चाहे वो सरसों है, कुछ भी है। इकरारनामे की फसल की कीमतों के समझौते अक्सर उत्पादों की योग्यताओं, ग्रेडों और मियार को लेकर किसानों और व्यापारियों के विचकार विवाद पैदा करते हैं। विवाद तो बढ़ेगा ही। दोनों बिल अफसरशाही एसडीएम को किसानों और खरीदारों के दरमियान, जो एसडीएम है उसको इस विवाद को सुलझाने के लिए उसको मुकर्रर कर दिया गया कि एसडीएम इस हल को सुलझा सकता है। तो फिर किसान कहां जाएगा? किसानों और खरीदारों के दरमियान हुए विवाद को सुलझाने यानी हल करने का अधिकार देता है। एसडीएम को अधिकार दे दिया और न्यायपालिका में जाने का अधिकार छीन लिया गया है। तो फिर वो कहां जाएगा भाई? जो न्यायपालिका न्याय देने के लिए बैठी है, इतने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो बना रखी हैं, इतने जज हैं, इतने वकील हैं, तो फिर उसको क्यों पावर दे दी गई? तो फिर वो तो जा ही नहीं सकता, वो तो फंस गया, छीन लिया गया। बड़े कारोबारियों के मुकाबले किसानी के अधिकार कौन सुनेगा? इस बात की गारंटी कौन देता है? इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्राइवेट खिलाड़ियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा जी, किसानों का शोषण वो तो पहले से ही हो रहा है और तो ज़्यादा हो जाएगा। जहां पर किसानों को उनकी फसलों के भाव नहीं मिलेंगे, 100% गारंटी है कि उनको भाव नहीं मिलेंगे। अब तीसरा बिल जो सरकार क्या कहती है, जरूरी वस्तुओं पर जो शोध है एक्ट 2020 के तहत सरकार का क्या कहना है? सरकार कहती है इसमें किसी भी व्यक्ति या कंपनी को किसी हालात को छोड़कर जरूरी वस्तुओं जैसे अनाज, दाल वगैरह है को जमा करने की छूट दे दी गई है।
पहले सरकारें ही इन वस्तुओं को जमा करती थी क्योंकि कालाबाजारी और इनकी कीमतों को काबू किया जा सके और लोगों को यह वस्तुएं आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकें। मेन ध्यान देना, इस बात पे गौर करना आप। ये तो सरकार ने बोल दिया भी, इनको छूट दे दी गई है, जो कंपनियां उनको छूट दे दी गई है कि वो जितनी भी कोई अनाज है, कोई दाल है, चाहे गेहूं है, उसको वो जमा कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ठीक है, पहले ये सरकार करती थी, अब सरकार इसमें से निकलना चाहती है क्योंकि उसको तो पैसा मिल गया कंपनियों से, वो तो पैसा ले लेगी कंपनियों से और कंपनियों को सौंप देगी, कंपनियां जो स्टोर करेंगी। सरकार निकल गई इसमें से। अब देखना इसमें जो सच्चाई क्या है। बहुत से किसान 5 एकड़ जमीन से कम के मालिक हैं, इसलिए वो खेती उत्पादों को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि जमीन ही बेचारों के पास उतनी है। तो स्टोर करने के लिए अगर 1 किले में 40 मन गेहूं होता है तो वो खाने के लिए रखे, उसके बाद में वो स्टोर कहाँ करेगा उसको? घर में 2-2 भैंसें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, या कोई सोने के लिए 2-2 3-3 तो कमरे हैं, स्टोर कहाँ करेगा? वो कहाँ स्टोर करेगा इसको? तो जमीन रुकेगी, जमीन रुकेगी। अगर वो स्टोर बनाता भी है, जमीन रुकेगी ना, तो पैदावार कम होगी, तो वो खाएगा क्या? स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए उन बड़ी प्राइवेट कंपनियों को इसका सीधा फायदा होगा। तो हो गई, उनके पास तो स्टोर हैं, वो तो कहीं भी जमीन लेके ना बना सकते हैं, पहले ही बनाए पड़े हैं उनके। तो सीधा फायदा होगा जिन कंपनियों को इन उत्पादों को स्टोर करने की समर्था है उनके पास। तो यह बड़ी कंपनियां किसानों से सस्ते मूल्य पर उत्पाद खरीदकर स्टोर करेंगी। तो कंपनियां तो सस्ते मूल्य पर खरीद करके उसको स्टोर करेंगी, उनको एक साइड में रख लेंगी। जब उन उत्पादों का भाव शिखर पर नहीं पहुंचता, इसके अनुसार इस बिल से कोई भी प्राइवेट कंपनी या व्यापारी खेती भोजन की वस्तुएं स्टोर कर सकते हैं जो मार्केट में नकली गिरावट दिखाकर बाजार की कीमतों को प्रभावित करेंगे और छोटे व्यापारी, परचून विक्रेता और सभी खपतकारों को खाने पीने वाली वस्तुओं पर ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर किया जाएगा। अब दोस्तों, ये थे 3 बिल। अब इसमें सरकार ने अपनी बात बता दी, लेकिन सरकार ने कुछ गुप्त भेद हैं वो सामने नहीं रखे। वो कल को जब हम जाल में फंस गए, फंसी हुई मुर्गी को जब गला कैसे कटता है वो उनको पता है। तो हमें फंसना नहीं है दोस्तों, क्योंकि समाज पढ़ा लिखा है। चलो, मैं मेरे मालिक पे फख्र करता हूँ, मेरे परमात्मा ने कि आज साक्षर किया, समाज को साक्षर किया, और वो जानता है, इन बातों को समझता है। नहीं तो किसी का कोई दिमाग खराब थोड़ी ना है कि 500, 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से चलकर दिल्ली में धरने में जाएगा। उनको डर है, वास्तव में ये डर है, और डर ये पक्का है क्योंकि हमें पता है अगर पंजाब ना होता तो आपने जैसे बिहार वाले भाइयों के साथ और पश्चिमी यूपी वाले भाइयों के साथ जो किया है, उन्होंने पलायन करके वो बेचारे पंजाब में आए, वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालने पर मजबूर हो गए, वैसा ही आप पंजाब के साथ करना चाहते हो क्योंकि आप लोगों को डर है कि एक स्टेट सिर्फ पंजाब बची है जिसको अगर अपने जाल में फंसा लिया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हमारे सिर पर जो हाथ है ना, वो परमात्मा का हाथ है, ये पीरों फकीरों की धरती है। ये लोग ऐसे नहीं है, प्यार से तो बहुत कुछ करवा लोगे लेकिन धोखे से और छल से कुछ नहीं ले सकते आप। और आपने इतिहास उठा के पहले देख लो, इतिहास को पढ़ लो, उसके बाद में अपनी चेहरा दिखाना, फिर आना मैदान में। और दोस्तों, मैं यही गुजारिश करूंगा, कोई भी आपके पास, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे बैठे मेरे भाई बहन हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे वो कुंडली बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, आज जो चीज़ वहाँ देखने को मिल रही है इनको पता नहीं है, इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। आज जो एकता जो देखने को वहाँ मिलती है तो आत्मा गदगद हो जाती है वहाँ। जो ये आप ऐसा वैसा इसको मत समझना कि लोग वहाँ अपने हकों सच्चों की लड़ाई के लिए नहीं, विश्व एकता का वहाँ से पहला कदम रखा गया था। 26 नवंबर को वहाँ पहला जो कदम रखा गया था वो विश्व एकता का मंच तैयार हुआ था वहाँ से।
और पूरा विश्व एक होने वाला है। तो दोस्तों, अफवाहों से बचो और बिल्लों के बारे में जानो, उनको परखो, पढ़ो और सवाल जवाब करना हमारा हक है और वो हम कर रहे हैं। हमारे जो किसान नेता बैठे हैं वो ऐसे नहीं है, उन्होंने भी बहुत सी पढ़ाइयाँ की हैं, जाना है। अरे जो पंजाब हाइब्रिड बीज बाहर भेजता है बना के, वो किसी से मार खा सकता है क्या? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मोदी साहब, तेरी बुद्धि गई, खत्म है तू। तो दोस्तों, अफवाहों से बचो। हक सच की लड़ाई के लिए शूरवीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो थोड़ा सा योगदान हमारा भी बिल्कुल है। उन जैसे तो हम बन नहीं सकते। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, लेकिन उनके बताए गए कदमों पे तो हम थोड़ा सा तो चल सकते हैं, एक आध कदम तो बढ़ा सकते हैं। छोड़ो, सरकार कुछ नहीं कर सकती, अब डरी हुई है सरकार और डट के बैठे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। तो दोस्तों, इतना जो आपके सामने हाजिर हुआ, बस नमस्कार। डटे रहो, जीत हमेशा सच्चाई की हुई है। तो झूठ तो घबराता है, वो घबरा के छुप चुका है। तो नमस्कार दोस्तों।